चलिए नमस्कार सबको। और टेस्ट नंबर 76 मंडे टू फ्राइडे का जो हम डिस्कशन करते हैं उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई है? एक बात याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अधिनियम है, एक्ट है। तो 1935 के नियम द्वारा जो स्थापित किया गया था संघ, तो संघ में जो शक्ति दिया गया था, जो पावर दिया गया था, वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। और एक बात याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसमें 321 अनुच्छेद था और इस 321 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद को क्या किया गया कि मामूली परिवर्तन करके, है ना, क्या करके, मामूली परिवर्तन करके भारत के संविधान में रखा गया या जोड़ा गया। कह सकते हैं कि भारत के संविधान बनने में भूमिका अगर सबसे बड़ा कहा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 का भी रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रहा है। इसका आंसर होगा सी। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार, बस आपसे एकदम एक लहजा में इसका जवाब पूछ रहा है। भैया बताओ कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? सिंपलिस्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, याद रखना है, बंगाल में। कहां? बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? क्लियर है? संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें कौन कौन से कथन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। मतलब है कि संविधान के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल करना क्या रहा? असरदार रहा। तो बिल्कुल रहा था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ये तो सही हो गया। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उद्देशिका जो है भारत के संविधान के लिए बहुत मुख्य माना जाता है। ये भी हमारा सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। बिल्कुल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा आप पढ़ते होंगे प्रस्तावना, पहला लाइन ही लिखा रहता है हम भारत के लोग, यानी कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। तीनों पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट कहता है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये जो पॉइंट है ये संविधान निर्माण से संबंधित नहीं है। क्यों निर्माण से संबंधित नहीं है? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया की बात की जाती है और पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन बाद में लाया गया, इसलिए ये पॉइंट हमारा नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि संविधान निर्माण की बात कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा। बहुत लोग डी आंसर देने लगे हैं, ये वाला पढ़ के आप यहां पे गलत कर दिए। गलत ये कर दिए क्योंकि संविधान निर्माण जब हुआ था उस समय की बात आपसे पूछ रहा है और आपने मुखिया को भी इसमें घसीट दिया, जबकि मुखिया जो है 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, तब पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। तो थोड़ा सा समझदारी से, ठीक है ना। अनुराग जी बार बार डी 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 लिख रहे हैं, सोच के जवाब देना है प्यारे। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? सिंपल क्वेश्चन है, हम क्लास में भी बहुत बार ट्रिक से इसको पढ़ाए थे। रूस के संविधान से लिया गया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो भारतीय राजनीतिक पद्धति में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार भी है, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। गलत का आपको देना है प्यारे जवाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है
लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। अच्छा, किसको क्रियाशील? एक बात हम आपको साइड में लिखना चाहते हैं, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह होता है कि यह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको समझना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है, लोकतंत्र किसको क्रियाशील बनाता है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह होता है कि पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है क्या? गुड। इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? बताएंगे कौन सा है जो एकात्मक तत्व है। देखिए, इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इसमें पहला आ जाएगा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। यह एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में क्या असमान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इसके बाद ये नंबरिंग गलत दिया है, थोड़ा सा पहले नंबरिंग को ठीक कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अच्छा, यहां ठीक कर दिया है। तो पहला होगा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। क्लियर है? इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक में आती है। न्यायिक पुनर्विलोकन कभी एकात्मक। देखिए, एकात्मक का मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति का मत हो। कभी भी न्यायिक पुनर्विलोकन में एक व्यक्ति का मत नहीं होता है, बहुत सारे वहां पे जज बैठे होते हैं। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ठीक है। तो ये सब जो तत्व है ये एकात्मक तत्व कहलाते हैं, इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में, अगर कार्यवाही लंबी हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि जो लंबित कार्यवाही है उसको जल्दी खत्म किया जाए, और यदि आप नहीं खत्म कर सकते हो तो उसको मेरे पास भेजा जाए। इसको कहते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध कहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए अगर कहेगा तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये जरूरी है, और ये आपको पढ़ना है भाग 4 में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में पढ़ना है? और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये वाद योग नहीं है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसकी हम चर्चा करते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, बच्चों के शोषण से संबंधित जो है ना वो अनुच्छेद 24 है। 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी दुकान या फैक्ट्री में उससे कार्य करवाना दंडनीय अपराध है। दंडनीय क्या है? अपराध है। तो इसमें तो 24 है नहीं, तो ऑप्शन ई पे टिक लगाएंगे। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधि का अंत।
और 23 में है मानव तस्कर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्य पर प्रतिबंध करते हैं, कार्यपालिका के कृत्य पर प्रतिबंध करते हैं। अब एक बात बता देते हैं, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब सही नहीं है, इसका आंसर ई होगा। देखो प्यारे, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसका निबंधन करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, स्थापना की बात करता है प्यारे। तो इसीलिए छोटे भाई एक बात हमेशा समझना, विधायिका के कृत्यों पर निबंधन करता है या कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन करता है, इस दोनों पॉइंट गलत हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो मेन मोटो होता है वो होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है पे चर्चा करना है। हाँ बिल्कुल, ई पे बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए लाइक तो कम से कम कर दिया करो छोटे भाई। भाई मेरे समझ में नहीं आता है कि आप बटन को लाइक करने से परहेज क्यों करती, इतने लोग देख रहे हैं और तुन्नू सा अगर आपसे लाइक बटन दबाने के लिए रील देखते हो, ओकरा में अगर नौटंकी देखते हो तो खूब लाइक करते हो। गुरुजी अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें दुश्मनी है, क्या बात है। आ जाइए छोटे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि गलत है, ये ढूंढना है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में सोचते हैं, वह संसद का एक संगठन है। बिल्कुल, संसद की अगर हम बात करें तो संसद जो होता है इसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और इसके अंग माने जाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इसके अंग माने जाते हैं, इसलिए कहना सही है वह संसद का एक संगठन भाग है। ये कहना बिल्कुल सही है कि संसद का संगठन भाग है, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, ये गलत बात है। वो कभी भी संसद की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित जरूर करते हैं, लेकिन हर चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए हमें गलत का चुनाव करना था छोटे, तो गलत का चुनाव करना था, तो गलत हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही कौन कौन सा ऑप्शन है? ए सही है, सी सही है, लेकिन हमारा बी गलत है, तो गलत वाला ही चुनना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? छोटे भाई, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। यह अधिकार किसके पास होता है? तो यह जो अधिकार होता है ना प्यारे भाई, ये राष्ट्रपति के पास होता है, इसको याद रखिएगा। राज्यपाल तो होगा नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं, प्रधान। इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। कहता है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? दो व्यक्ति इसमें से हैं, एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह की भी एक कहानी है, और शंकर दयाल शर्मा, ये तो सबको पता है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु होती है तो उस समय राष्ट्रपति खुद रहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद हो जाता है खाली। तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होते हैं वीवी गिरी, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। लेकिन वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था,
इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। तो कंडीशन क्या होता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद हो जाता है खाली। तो उस कंडीशन में एक रूल बना हुआ है भारत के संविधान में कि जब दोनों पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद संभालने कौन आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मरते हैं तो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ। तो जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वो अपना पद छोड़ करके और राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो वीवी गिरी के जगह पर उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए सबसे पहले आते हैं कौन, हिदायतुल्ला। इसके बाद फिर राष्ट्रपति का पद भी संभालते हैं। तो ये कहानी है हिदायतुल्ला के बारे में। तो हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति हैं, ये दो ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पे निशान जाएगा 1 और 4। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर। और आपको बता दें कि 84वां संविधान संशोधन में बात लिखा हुआ है कि 2026 तक लोकसभा के सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यानी कि 2026 के बाद जनसंख्या का आकलन लगाया जाएगा और सीटों की भी बंटवारा की जाएगी, सीट बढ़ेंगे। तो लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है प्यारे, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। व्यय का अनुपात किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान का अनुरोध। इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आया बात समझ में। व्यय का जो यह एक प्रकार का वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है, एक प्रकार का ये जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण में इसको शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा जैसा आपको लगेगा। व्यय का अनुपात किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान के अनुरोध के रूप में रखा जाता है। इसको याद रखने का प्रयास करना है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है और बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करना है, आप इसको बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाती है, संयुक्त बैठक अगर दोनों बैठ गया, लोकसभा और राज्यसभा भी, तो कोई भी अगर विधेयक है उस पर अगर कानून बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए। याद रखिएगा, क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है और ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा। तो सिंपलेस्ट, आज का क्वेश्चन बहुत हार्ड जैसा नहीं है। आज का क्वेश्चन जो है ना छोटे, एकदम समझदारी से थोड़ा सा काम करते चलेंगे तो हमारा बनता चला जाएगा। तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। भैया याद रखना, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना, सरोजनी नायडू। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकता है, तो राज्यपाल। कहा जाता है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है, तो वह है छोटे राज्यपाल। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनको जनता ही तो चुनती है। ठीक है, पंचायत के सदस्य द्वारा नहीं, जिला अधिकारी द्वारा तो और नहीं। आज का हम क्या बोल रहे हैं, 50% क्वेश्चन आप लोग से अच्छा से आज का टेस्ट आप दिए होंगे, अच्छा से बना होगा। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायत राज्य को
किसकी जरूरत पड़ती है? तो भैया स्थानीय जनता। जब तक स्थानीय जनता सपोर्ट नहीं करेगा तब तक पंचायती राज चलेगा ही नहीं चलेगा। अब मान लो एक पंचायत है, उसमें अगर कोई मुखिया कोई काम कराने जाए और वहां की जनता उसका विरोध करे, तो क्या उस पंचायत का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सफलतापूर्वक अगर कार्य कराना है किसी पंचायत में तो सहयोग की जरूरत होगी। किसकी सहयोग की जरूरत होगी? तो वहां की जो स्थानीय जनता है उसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है प्यारे, ठीक है ना। संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह अनुच्छेद है 243 के घ। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो हर राज्य में 1/3 बात किया गया है जितना भी सीट होगा, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, ठीक है ना। 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखना होगा कि ये जो आरक्षण की बात की जाती है कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है, तो 243 के घ में है। क्लियर है ना? ठीक है प्यारे। अगला क्वेश्चन कहता है कथन ए और कथन आर, मतलब कथन और कारण पे चर्चा हमको करना है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। बिल्कुल सही है भाई, न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है सीमित है। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, ये भी सही है। अब देखो दोनों सही कैसे हैं, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है कि अगर कोई भी न्यायाधीश अगर न्याय देता है और न्यायाधीश को लगता है यार हमने न्याय देने में कुछ गड़बड़ कर दिया है, मेरे से कोई गलती हो गया, तो दोबारा उस पर अपना मत दे सकता है, लेकिन हर मामले में नहीं। अब किसी को फांसी दे दिया और फिर अगर वो पुनरीक्षण करे तो वहां पे सीमित हो जाएगा, वो दोबारा पुनरीक्षण वैसे कंडीशन में नहीं कर सकता है, कुछ कुछ मामले में कर सकता है। तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, ठीक है। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, इसलिए कहा जाता है कि भारत के निर्माण में बहुत सारे शब्द जो है अलग अलग, जैसे मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, ऐसे ऐसे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है उधार वस्तुओं से भरा थैला है। क्लियर है ना प्यारे? लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बात है। ए न्याय की बात कर रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर रहा है संविधान निर्माण की। दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में ऑप्शन बी होता है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर है ना? बिल्कुल पीआरटी के लिए भी है। भारत में कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वर्तमान में 1 से अधिक राज्य हैं? तो एक पंजाब, हरियाणा, 3 आप मान सकते हो, आंसर में 3 मानना। उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं, पंजाब और हरियाणा एक ऐसा 2 राज्य है और इसमें एक चंडीगढ़ आ जाता है। 3 ऐसे जोन है जिसका एक ही उच्च न्यायालय है। भारत में 25 राज्य में उच्च न्यायालय है, मतलब टोटल 25 उच्च न्यायालय है, राज्य में 25 उच्च न्यायालय है। तो उदाहरण था कि भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वर्तमान में 1 से अधिक राज्य हैं? तो 3 ऐसे अधिकार क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, जहां क्या है एक ऐसा उच्च न्यायालय है जहां अधिक राज्य है ना? क्या क्वेश्चन कहा है? अधिक राज्य है, तो 3 कह सकते हैं, पंजाब। उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, आंसर को आप 3 याद रखना। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है उसको समवर्ती सूची कहते हैं। राज्य सूची पर कानून राज्य बनाएगा, संघ सूची पर कानून जो है वो केंद्र बनाता है, और दोनों जब मिलकर बनाएगा तो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। आप याद रखना, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब इसमें 61 विषय हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे, विषय थे। 66 से 61 हुआ, मतलब 5 घटा, यही 5 घट के इसमें जुड़ गया था, इसमें 52 विषय है वर्तमान में। याद रखिएगा, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार, इसका टैक्स भी केंद्र, जो सरकार कानून बनाएगा वही सरकार उसका टैक्स वसूलता है। इसका आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सरकारिया आयोग की संतुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्यारे एक बात याद रखना,
अगर सरकारी आयोग की हम बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्मृति में कितने? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। देखो 1983 में, याद रखना 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ। सरकारिया आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। कब हुआ? 1983 में हुआ। और सरकारिया आयोग की संतुति क्यों किया गया? तो केंद्र एवं राज्य संबंध को लेकर के, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध का सुधार करने के लिए सरकारिया आयोग की संतुति की गई, आयोग का गठन किया गया 1983 में। अब इसमें ऑप्शन पे मैच कराइए। राजस्व का वितरण करने के लिए नहीं, संसद की सदस्यता के लिए भी नहीं, राष्ट्रपति की शक्ति कार्य के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ई, ऑप्शन नंबर। इसका रियल जवाब क्या होगा? इसका रियल जवाब होगा सरकारिया आयोग की गठन या संतुति की गई थी केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। कब किया गया? 1983 में किया गया। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? आप आपातकाल की बात अगर हम करें तो वित्तीय आपातकाल ये भारत में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है। इसे बीमर संविधान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बीमर संविधान भी कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा बात, आपातकाल की बात करें या आपात उपबंध की बात करें, भाई ये भाग 18 में पढ़ना है और अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये जो 360 आता है ना, इसी में हम वित्तीय आपात की बात करते हैं। इसी में हम वित्तीय आपात की बात करते हैं और भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा। इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन इसका क्या होगा? ई होगा। 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की बात अगर करें तो इसका अच्छा उदाहरण है बगल में श्रीलंका। श्रीलंका देश में बहुत नियरेस्ट ही समय में, बहुत जल्दी में ही वित्तीय आपात की प्रक्रिया चल रही थी, पैसे की कमी हो रही थी वहां। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटने से संबंधित संविधान संशोधन है? अब देखो प्यारे, 61वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। क्लियर है? और ये 1989 में हुआ था, इसको याद रखना है। 1989 में संविधान संशोधन हुआ था 61वां, जिसमें वोटर का एज जो 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखना है छोटे कि 61वां संविधान संशोधन जो था वो 1989 में किया गया था और इसमें 21 वर्ष से घटा करके वोट देने वाले मतदाताओं का उम्र जो था वो कितना वर्ष कर दिया गया था? तो 18 वर्ष कर दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? वन जो है समवर्ती सूची से, हाँ ठीक है। शेयर बाजार भी समवर्ती सूची में आता है? नहीं, समवर्ती सूची में नहीं आता है, संघ सूची में आता है। यही वाला गलत है, यही वाला गलत पकड़ना था क्या? हाँ नहीं है, तो याद रखना। वन जो है समवर्ती सूची में आता है, शेयर बाजार जो है उस संघ सूची में आता है। गलत वाला ही हमको डाकघर संघीय सूची में आता है। ये आपको एक लिस्ट याद करना पड़ता है, लिस्ट याद करना पड़ता है जो क्लास हमसे किए होंगे। फाउंडेशन का जो भी क्लास चल रहा है उसमें हम ट्रिक से पढ़ाए हैं। संघ सूची को एक बार में बहुत ही इजीली और बड़ा अच्छा मेथड से हमने बताया था कि संघ सूची को कैसे याद रखना है ना, राज्य सूची को कैसे याद करना है और समवर्ती सूची को कैसे याद करना है। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने बताया था। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो ये था यूगोस्लाविया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के फॉर्म में इसको याद रखिएगा। श्रीलंका किससे ग्रसित था? तो श्रीलंका जो था वो वित्तीय आपात से ग्रसित रहा है हाल ही के दिनों में। इस बात को याद रखिएगा। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता का जो सही अर्थ होता है भैया, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, ये होता है सांप्रदायिकता।
क्लियर है? अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। अपने को धर्म में निष्ठा ये नहीं है, धार्मिक प्रचार भी नहीं है, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना ये जो होता है ये सांप्रदायिकता कहलाता है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता जो है कहां पड़ती है? चलिए जवाब देंगे। सत्ता में प्यारे भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। 33 का ए, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता नहीं। सुनील थोड़ा सा प्यारे सोच के जवाब देना ना, आप जल्दीबाजी में जवाब मत दो। सुनील जल्दीबाजी में जवाब नहीं दो भाई, थोड़ा पैशंस के साथ। अंशुप्रिया कहती हैं सी होगा। नहीं बउआ, सुनील का फिर आ रहा है कि सी, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है सुनील। गुड इवनिंग बाबू। बोलेंगे नहीं, बी नहीं होगा। मैं बताऊं, देखो सत्ता में भागीदारी जरूरत हर जगह है यार। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में वहां भी सत्ता की भागीदारी का मतलब क्या हुआ? जैसे आपकी पंचायत में वोटिंग होता है मुखिया का, उसमें आपकी भागीदारी नहीं होती है क्या? आप भी तो वोट दे करके मुखिया का चुनाव, विधायक का चुनाव में आपका भागीदारी नहीं होता है क्या? सांसद के चुनाव में आपका भागीदारी नहीं होता है क्या? प्यारे वही तो है सत्ता में भागीदारी। तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर जो समाज बटा हुआ है वहां भी सत्ता की भागीदारी की जरूरत होती है। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में भी होती है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में भी होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ नहीं पाए आप लोग, ठीक है? अब समझ में आ गया, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जीएस की 40 नंबर का कोई बैच लाइए सर प्लीज। आ गया? कोई दिक्कत है छोटे? थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे ना, पर अगर इस मेन पॉइंट को अगर आप समझ गए होते ना तो आपका काम आसान हो जाता। क्लियर है क्या? गुड, आगे बढ़ते हैं। यदि सरकार की संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है? आप बताओ। संघीय सरकार की, राज्य सरकार को संघ सरकार द्वारा सत्ता दिया जाना, ये गलत है। कभी भी राज्य सरकार को सत्ता संघ सरकार नहीं देती है। ये तो फिर वही बात हो गया ना कि नरेंद्र मोदी जो है नीतीश कुमार को सत्ता देंगे, ये तो गलत बात हो गया। सरकार के तीनों अंगों के बीच में सत्ता का विभाजन, ऐसा भी नहीं होता, विभाजन नहीं होता, सत्ता का विभाजन नहीं होता। अगर ऐसा होगा तब तो ये तानाशाह वाली बात हो जाएगी। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच में संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन, एक परफेक्ट वर्ड है, एकदम परफेक्ट वर्ड है। सत्ता का विभाजन होगा। विभिन्न स्तर की सरकार, चाहे वो संघ हो, राज्य हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच में सत्ता का विभाजन जरूर होगा, लेकिन संविधान द्वारा होगा। ये इसका परफेक्ट और सुटेबल जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? ये तो बहुत बार आप पढ़े होंगे, हम देखते हैं इसमें से सही जवाब कौन देते हैं। आप इसका जवाब बहुत बार पढ़े होंगे, बताएंगे। हाँ, 2006 में। बहुत लोगों का सही जवाब है। तो याद रखिएगा कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो प्यारे लोकतंत्र की वापसी जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। क्लियर है ना छोटे? आगे बढ़ते। राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वाह, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, सामूहिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36 का ए। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है। एक किसका था? जियास अंशु करके, आंसू, जियास आंसू, बिल्कुल सही है प्यारे। देखो, राज्य की जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
और अगर आपसे यही पूछता कि राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक की जगह पर आपको कह देता व्यक्तिगत रूप से, तब क्या जवाब होता? अगर सामूहिक के जगह पर छोटे भाई अगर कह देता कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तब इसका जवाब क्या होता? ठीक है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, ये बताएंगे। हाँ, वेरी गुड, नीतीश का पहले जवाब आया है कि सर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका छोटे जवाब आप क्या लिखेंगे? तो राज्यपाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राज्यपाल लिखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, बताइए ना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? कमेंट में जवाब देंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, 9 फरवरी 1916 को जवाब सबसे पहले दिया है किसने? ममता कुमारी ने। नहीं, अरे यार क्या नाम था आपका? बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। आपका जो नाम था, हाँ ममता कुमारी। ठीक है बाबू, चलिए याद रखना है कि 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? 38 का ई होगा। ठीक है सुनील, 38 का ए मानते हैं, ई होगा आंसर, ठीक है। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा ये बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ये मानते हैं कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? वीडियो को आदित्य कहते हैं कि वीडियो को देगा, नहीं, वीडियो को क्यों देगा? गलत है। ग्राम पंचायत के मुखिया को, किसको देगा? ग्राम पंचायत का सदस्य जो है, कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को देगा। इस बात को याद रखना। पंचायत समिति नहीं कहा था, क्या वीडियो बोलेंगे? क्लियर है छोटे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ? देखो अभी तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 8 बार। पहली बार 26 जून 1968 को लगा था, और अंतिम बार अगर बात करें 8वीं बार, तो अंतिम बार कब लगा राष्ट्रपति शासन? तो ये लगा था 12 फरवरी को, और 12 फरवरी 1999 को अंतिम बार लगा। तो इसमें 2-3 बात आपको याद रखना होगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा 26 जून 1968 को। कब लगा? 26 जून 1968 को। 8 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है, और अंतिम बार कब लगा? 12 फरवरी 1999 को। तो ये जो नया कंसेप्ट, आप इसको याद कर लेना, और पहले गुरु दक्षिणा भैया दे दो। जब आप टन टन लाइक करते हो तो समझो कि एक 2 रुपया का सिक्का की तरह वो आवाज करता है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। आपका साउंड यहां आता है जब आप लाइक करते हो, तो दिल को सुकून पहुंचाता है मेरे भाई, आशीर्वाद मिलेगा। लाइक पता नहीं मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, अब लगता है मुझे, अब देखो यार, अब कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे, तो मैं जबरदस्ती कहता हूं कि यार मुझे लाइक करो, प्यार करो। आते प्यारे। 39 क्वेश्चन हो गया। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? देखो बिहार में अगर हम बात करें विधानसभा में, तो बिहार विधानसभा की बात करें तो एससी के लिए और एसटी के लिए, एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित, एससी को अनुसूचित जाति कहते हैं, और एसटी को अनुसूचित जनजाति कहते हैं।
अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो एक बात याद रखना छोटे भाई कि विधानसभा में 40 सीटों पर आरक्षण है, जिसमें से एससी को 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति को 2 सीटें, और 2 विधानसभा की सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से एक आता है विधानसभा मनिहारी, नाम है मनिहारी, और एक है कटोरिया, नाम भी थोड़ा टेढ़ा है, मनिहारी और कटोरिया। 2 ऐसे विधानसभा हैं बिहार में जहां पे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। बिहार में 40 सीटों पर आरक्षण है प्यारे, बिहार में 40 सीटों पर आरक्षण है, याद रखना, जिसमें से 38 आपको टिक लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 38। अगर क्वेश्चन पूछ दे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 2, यानी कि टोटल कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 40। अगर पूछ दे अनुसूचित जनजाति में 2 सीटें कौन कौन सी है, तो याद रखना मनिहारी और कटोरिया। ठीक है ना प्यारे, मनिहारी और कटोरिया। तो भाई आज का ये डिस्कशन हुआ समाप्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, आसान क्वेश्चन था। तो चलिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारे बटन को लाइक करेंगे।